मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी जाना चाह रहे हैं, उनको कुछ अर्जेंट है, आप जा सकते हैं। मैं त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी हुकूमत, हरियाणा में आपकी तीसरी बार की सरकार, फिर ये दलितों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? आपकी राज्य की सरकार और आपकी दिल्ली की हुकूमत क्या कर रही है? ब्रजेश जी, आपने जब इसकी शुरुआत की, इस चर्चा की, तो निश्चित तौर पर वास्तविकता में समाज को भी ये महसूस हो रहा था, देख रहे दर्शकों को महसूस हो रहा था कि आपने एक बेहद संवेदनशील विषय पर एक गंभीर चर्चा आयोजित की है। लेकिन पूर्व के वक्ताओं ने इस गंभीर विषय को भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक मंच बना लिया और भ्रामक आंकड़े दे करके, जानबूझ करके सरकार पर तोहमत लगाने का लगातार प्रयास करते रहे। और विशेष तौर पर रामजीलाल सुमन हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनके तो पूर्व के आचरण इस प्रकार के रहे। हिंदुओं के भीतर कैसे जातीय विभाजन करो, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो और इस वोट बैंक से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम करो। इनकी पीड़ा है स्वाभाविक तौर पर कि नरेंद्र मोदी की राजनीति के क्षितिज पर आने के बाद से जिस तरह से जाति की दीवारें टूटी हैं और जातीय जो दल अब तक अपनी छत्र पर आधार पर चलाया करते थे, उनका आज पूरा ताना बाना बिखर गया है। क्योंकि आज विकास से हमने सीधा जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने जो आवास बनाए हैं ना, इन आवास में सर्वाधिक हिस्सेदारी इसी अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों की है, जिनके पास पक्के मकान नहीं थे, जिनके पास खाने के लिए राशन की व्यवस्था नहीं थी। उनके घरों में हमने मुफ्त राशन पहुंचा दिया। इस नाते ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों का बैंक बैलेंस गड़बड़ा गया है। ये सरकारें नहीं बना पा रहे हैं। वरना उत्तर प्रदेश की तो याद करिए नियति थी कैसे कि सपा हटती थी तो बसपा आती थी, बसपा हटती थी तो सपा आती थी। और याद करिए ना 2012 में ये रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी की सत्ता बनते ही पूरे उत्तर प्रदेश में दलित बस्तियों पर कैसा आतंक छाया था, कैसे दलित बस्तियां फूंकी गई थी। और याद करिए आजम खान अभी अभी जेल से रिहा होकर के आए हैं, बड़ी उनकी आवभगत समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। उनके बयान को याद करिए ना कि जहां कहा करते थे कि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जहां खड़ी है, समझ लो वो जमीन कब्जा हो चुकी है, सबसे बड़े भूमाफिया और जिधर उनकी उंगली दिख रही है, समझ लो अगली जमीन वो कब्जा होने वाली है। ऐसे लोगों की आचरण के साथ ये दलित चिंता पर जब बात करते हैं ना, तो दलित चिंता अपने आप में शर्मा जाती है। वास्तविकता में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जो चिंताएं थी, उनके साथ कानून व्यवस्था जिस प्रकार से कि उनको मार्जिनाइज करके रखा जाता था, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी, एफआईआर नहीं दर्ज हुआ करती थी, आज उनकी आवाज मुखरता से सबके सामने निकल करके आ रही है। राकेश, मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अलग अलग स्कीम, हरियाणा में आपकी तीसरी बार की सरकार है, ऐसे माध्यम से हरियाणा में आपकी तीसरी बार की सरकार है। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखता है, जिसमें आपकी सरकार के मौजूदा अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी समेत 15 अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव करने, उत्पीड़न करने, शर्मिंदा करने, बेइज्जत करने, क्रिमिनलाइज करने के आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। सर, आप उसको न्याय नहीं दे पाए हो? देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर इस बात को कहूंगा कि तथ्य सत्य इन सब बातों का अन्वेषण हुए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। मैं इस बात को खारिज नहीं कर सकता हूं कि अब देश में किसी भी जाति के आधार पर, मत के आधार पर, मजहब के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव खत्म हो गया है। नहीं खत्म हुआ है। अभी भी भाषा के आधार पर भेदभाव है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाति के आधार पर भेदभाव है। और निश्चित तौर पर एक समाज के तौर पर हम सबको शर्मसार होने की आवश्यकता होती है कि इतनी प्रगति करने के बाद भी आज देश दुनिया की में आज चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन गए हैं, तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के भेदभाव हैं। हम इनको तो सर, आप मुझे बताएं ना कि आपने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ क्या कार्रवाई की, छोटी आपने डीजीपी पर क्या एक्शन लिया, ये निष्कर्ष ले, आपने सीजीआई पर जूता फेंकने वालों पर क्या कार्रवाई की? हाँ, ये दोनों घटनाओं के संदर्भ में मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। हरियाणा की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, उस घटना में डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। डीजीपी राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया होता है और पुलिस के सबसे बड़े मुखिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। एसआईटी गठित कर दी गई है। इंतजार करिए, उसकी जो फाइंडिंग्स निकल करके आएंगी उसमें निश्चित तौर पर एक व्यक्ति अगर डीजीपी के पद पर है, प्रदेश का मुखिया है, किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि उसके खिलाफ जांच कर लेगा? सर, आखिरकार एफआईआर तो लिखी गई है ना,
बस FIR एक व्यक्ति ने जान दे दी सर, आप कह रहे हैं FIR लिख ली। सर्वोच्च अधिकारी होता है FIR तो सर न्याय के लिए लिखनी पड़ेगी, लिखी गई ना। सस्पेंड कर दीजिए डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को, तो माने कि आप निष्पक्षता से कार्रवाई चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं इसलिए नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल सस्पेंड, आप सस्पेंड की बात कर रहे हैं। अगर तथ्य निकल करके सामने आएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। केवल सस्पेंड करना समाधान नहीं होगा, अगर तथ्यों में सच्चाई होगी तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन मैं तथ्य सामने तो आने दीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की घटना का जिक्र किया है। सीजीआई पर हमला करने वाले व्यक्ति की जाति क्या है, ये भी अभी कोई जानता नहीं है, क्योंकि उनके नाम के आगे होंगे सर, आप बता दें क्या है, वो कौन व्यक्ति है, वो भी एक वकील है, उसने क्यों किया है, कैसे किया है, नहीं मुझे भी नहीं मालूम है। अच्छा, मुझे भी नहीं मालूम है। और मैं एक एडवोकेट, तो क्या अगर मान लीजिए कि अगर होने के नाते जैसा आप कहना चाहते हैं, चलिए मैं अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से भी हैं, तो क्या सीजीआई पर जूता फेंका जाएगा सर, और सरकारें शांत बैठी रहेंगी? घसीट कर जेल में डाल देना चाहिए था सर। नहीं वो विमर्श खत्म हो जाना चाहिए, जो नहीं वो विमर्श खत्म हो जाना चाहिए ब्रजेश जी, जिसमें यह कहा जा रहा हो कि दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। सीजीआई पर जूता फेंकने को लेकर के आपने दलितों के साथ उत्पीड़न की घटना को जोड़ा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जूता फेंकने वाले की जाति क्या है यह भी मालूम नहीं है। तो आपको कैसे पता कि वो अगर उसी समाज का भी है, तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं जो लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकते हैं? वो कोई भी कम्युनिटी का हो सर, मैंने तो कम्युनिटी की बात ही नहीं कही, वो तो आप बार बार बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि वकील किस कम्युनिटी का है। मैंने कहा नहीं कर सकते, भाई ही कह रहे हैं बार बार। नहीं हम आप जाति आप देखिए और ये संजय सिंह जी को और रामजीलाल सुमन को ढूंढने दीजिए, ये जाति देखें। मैं तो ये देख रहा था कि एक अधिवक्ता ने एक जज के ऊपर जूता फेंक दिया। ये न्यायिक व्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा धब्बा है, बहुत गलत हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप इस घटना को जब जाति के साथ जोड़कर देखने का काम कर रहे हैं ना, तो अगर अधिवक्ता की जाति पता चल जाए तो आपका दलित उत्पीड़न का सारा विमर्श खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप अगर सीजीआई को भी दलित के खांचे में ही बांट के रखना चाहते हैं तो फिर कभी उत्थान कैसे कर पाएंगे आप? संकट यही है ना, तो हर चीज किसी को भी जाति के आंकड़े में बांटते हैं। आज मैंने भारत के चीफ जस्टिस देख लेना, यही तो क्रिमिनल जस्टिस, अगर दलित समाज से कोई बेटा पढ़ लिख कर भारत का मुख्य न्यायाधीश बन गया तो किसको अख्तियार है कि वो जाकर उनके ऊपर जूता फेंके? सर ये घोर पाप है, ये भारत के संविधान का 150 करोड़ भारतीयों का अपमान है। नहीं मैं तो कह रहा हूं ब्रजेश जी आप नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ब्रजेश जी आप मिश्रा हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो कोई आप पर जूता फेंक देगा क्या? सवाल ही नहीं उठता भाई, कोई किसी पर जूता नहीं फेंक सकता। तो आप मुझे बताएं कि क्या कार्रवाई आपने की, पर भी नहीं और राकेश त्रिपाठी पर भी। आप बताएं सर कि मुझे आपने क्या एक्शन लिया? किसी व्यक्ति की गरिमा है। हरियाणा नो एक्शन, सीजीआई नो एक्शन। हाँ बता दे रहा हूं, बिल्कुल देखिए कार्य नहीं बिल्कुल एक्शन है। नहीं गलत है, ये झूठ है। हरियाणा में एसआईटी गठित हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, जांच हो रही है, जांच के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। एक बात। दूसरी बात, सीजीआई ने जब स्वयं कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई है, सीजीआई को एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी ना। कोई घटना घटित हुई है, जिस व्यक्ति के साथ घटित हुई है वो एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहता है, वो इस घटना को खत्म कर रहा है। अरे भाई, कानून की धाराओं को समझने वाले व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि कौन सा अपराध समाज विरुद्ध अपराध है, कौन सा अपराध। थैंक यू त्रिपाठी जी, कृपया हमारे साथ बने रहिए, परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर प्रोफेसर रविकांत लिख ली जाएगी क्या जी, धन्यवाद।